नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एआई के बारे में। एआई बहुत चर्चा में है, बहुत सारे वाद और विवाद हैं एआई को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मददगार साबित होगा अगर हम एंटरटेनमेंट मीडिया की बात करें, कुछ लोगों का उल्टा कहना है। लेकिन इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ दो शख्सियत हैं, जिनमें से सबसे पहले इधर साइड में मेरे बैठे हैं विक्रम मल्होत्रा, जो कि एबोडेंशिया एंटरटेनमेंट के सीईओ और फाउंडर हैं, और उधर विजय सुब्रमण्यम साहब हैं, जो कि कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क जो है उसके फाउंडर तो हैं ही हैं, साथ में ग्रुप सीईओ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहले सवाल तो मेरे जहन में यही आता है कि यहीं से शुरू करते हैं कि एआई कितनी मददगार है आप लोगों के लिए जो फिल्में बनाते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, और कोई कहता है कि थ्रेट है। आप लोगों का क्या मानना है? अब जाइए पहले। हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ वाद विवाद लेकर आती है। ये कुदरत का नियम है। बदलाव कभी भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि बदलाव की नेचर ही ये है कि वो एक स्मूथली चलती हुई पटड़ी पर किसी चीज़ को हिलाने का दम रखता है। एआई जिस तरह बाकी दुनिया में मददगार साबित हो रहा है, जिस तरह एडवांसमेंट्स को एनेबल कर रहा है, उसी तरीके से मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एआई से दूर नहीं रह सकती। मेरे मानने में एआई एक खतरा या एक खतरे की घंटी नहीं बज रही है हमारे ऊपर, एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा दिख रहा है। उस दरवाजे के अंदर जाकर हम कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे एआई को अपने यूज़ के लिए लेकर आते हैं, वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है जो शायद अभी हम ग्लोबली अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे। जैसे मैंने कहा, हर बदलाव खासकर अगर टेक्नोलॉजी के कंधे पर आता है तो उसको पहले शक की निगाह से ही देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि ये कैसे नौकरियां खा जाएगा, कैसे लोग इससे डरेंगे, कैसे लोग सीख नहीं पाएंगे। ऐसा सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। एआई वो ताकत रखता है कि हमारी इंडस्ट्री को कुछ हजार लोगों की दुनिया से बदलकर कुछ करोड़ लोगों की दुनिया कर दे। एआई के ज़रिए हर आम आदमी एक क्रिएटर हो सकता है। जब हर आम आदमी क्रिएटर हो जाएगा तो आप समझिए कितने लोगों के पास ना सिर्फ काम और पैसा आएगा, तरक्की आएगी, बट हमारी इंडस्ट्री कितनी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और ग्रो होगी। सवाल ये नहीं है कि एआई इस इंडस्ट्री को कैसे बदलता है, सवाल ये है हम अपने आप को कैसे बदलते हैं कि हम इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ अपने बेनिफिट के लिए। तो मेरी नज़रिए में ये एआई वर्सेस ह्यूमंस नहीं है, ये ह्यूमंस लेवरेजिंग एआई है। ग्रेट, अच्छी बात। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या अगले सवाल पे जाऊँ? नहीं यार, मेरा भी यही मानना है कि अगर आप इतिहास देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो, इंटरनेट हो, ओटीटी हो, अब एआई, हर एक पहलू में लोग यही बोलते थे कि यार ये गलत है, ये किसी को खाएगा, ये किसी की आम रोजी रोटी छीनेगा। एडवांसमेंट इज़ नेवर रॉन्ग। और दूसरी बात ये सर, ये इतनी फिलोसॉफिकल बात हो गई है, मेरे हिसाब से तो ये नई इंटरनेट है जी। इसे आप चाहकर भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये कंट्रोल आपके पास नहीं है। कोई चुनिंदा लोग नहीं है दुनिया में जो ये बना रहे हैं। अब ये भर चुका है। आप इंटरनेट को कैसे कंट्रोल करोगे? आप गाड़ियों को कैसे कंट्रोल करोगे? आप इंटरनल कंबस्शन इंजन को कैसे कंट्रोल कर सकते थे? आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते थे? ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। 20 साल बाद कुछ और आएगा, 25 साल बाद कुछ और आएगा। टेस्ट क्रिकेट गया, ओडी आया, T20 आया, T20 आया, T10 आया। अब ये तो होते रहेगा जी। अब आप वक्त के साथ अगर हर पड़ाव में इकट्ठे नहीं चलोगे और रेजिस्ट करोगे तो ऑब्सलीट हो जाओगे। और मेरा खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। उसको एडवांसमेंट, उसी को तो एडवांसमेंट कहते हैं। राइट। तो मैं आता हूँ आपकी फिल्म पे, जो हनुमान, जो एआई से, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं तो हम इसको पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म एआई बोल सकते हैं।
जी, ऐसा हमें भी बताया जा रहा है और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि अगर चिरंजीवी हनुमान इंडिया की पहली फुली मेड इन एआई, जनरेटेड इन एआई थिएट्रिकल फीचर फिल्म है, तो ये आई थिंक एक बहुत गर्व और आई थिंक इस फिल्म के दौरान आप एक चीज़ देखेंगे, विक्रम और मैं थोड़े रिजर्व लोग हैं जी तो हम बोल्ड क्लेम्स नहीं मांगते। अगर कोई बोलता है तो भला ही सही। जी ये हमने फर्स्ट करने की नहीं, वो समझ गया। वो आइडिया नहीं था, ये बड़ा किसी भी चीज की जरूरत होती है, उस पे मैं आने वाला था। हाँ जी, Next, कि जरूरत क्या, एआई पे फिल्म बनाने की जरूरत क्यों आप लोगों को महसूस हुई? मैं फिल्म छोड़ देता हूँ। मुझे ये लगता है हमारी जो हिस्ट्री है उसको अगर आप हमेशा लाइव एक्शन में शूट करने जाएं तो आप पूरी तरह उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। कितनी कहानियाँ हैं सर, हिस्ट्री देखिए, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम, आप हमारे राजा महाराजाओं की कहानियाँ पकड़िए या देवी देवताओं की कहानियाँ पकड़िए। इंडिया एक भंडार है, भारत एक भंडार है कहानियों का। मैं पला बड़ा हुआ हूँ आर्मी के कंटोनमेंट में जी मेरे पापा रिटायर्ड कर्नल हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया हूँ 5 साल, वहाँ की कहानी है। अगर मैं ये सब एक साथ डालूँ तो हम तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है, हम देश नहीं हैं। तो मेरा एक ही चीज़ है, इसलिए हमने नाम हिस्ट्री वर्स रखा है। हम इंडिया की हिस्ट्री तेज़ गति से कितने लोगों तक जल्दी पहुंचा सके। जब आप बोलते हैं हिस्ट्री, उसका मतलब है कि सिर्फ हनुमान ही नहीं, सिर्फ देवी देवताओं की बात हाँ, नहीं, हाँ। हमारे खुद के इतिहास हैं। जैसे हम अपने एक YouTube चैनल है हमारा, सनातनी इतिहास, हम उस पर उन मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग जानते भी नहीं है, उन देवस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग पता भी नहीं जानते। तो हमारा सीधा एक ही मतलब है कि इंडिया में जितने भी कोने हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं, अब वो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, वो चाहे राजा महाराजा हो, वो चाहे देवी देवता हो, इसलिए हमने बोला है हिस्ट्री वर्स। हम सिर्फ माइथोलॉजी में नहीं बैठ रहे। हनुमान का हम दोनों का एक वो क्या बोलते हैं सेरेंडिपिटस मोमेंट आ गया था। हम दोनों रूम में बैठे थे और हमें एक ही था कि भाई गदा जो है ना वो थॉर के हैमर से बहुत बड़ा है। सही बात है। लेकिन मेरा बच्चा ये नहीं जानता जी क्यों, हमारे भांजे भांजियाँ नहीं जानते क्यों, उन्हें थॉर क्यों कूल लगता है, उनके हाथ में मुझे गदा कैसे दें। वो एक सीन है। हनुमान सुपरमैन के सामने बहुत विशाल है जी, है ना, वो भगवान भी नहीं है। और लेकिन सुपरमैन से ज्यादा क्वालिटी है उनके पास। अभी आप देखिए कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी बड़ी पिक्चर बनी है, एवटार देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, वो सब हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे हिस्ट्री से प्रभावित है। राइट। ये हम स्केल में कैसे बड़ी तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक एनेबलर है, माध्यम हमारा इतिहास है। राइट। इसमें भी दो चीज़ें हैं, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, अभी हम कन्वर्सेशन में हैं। पहली चीज़ एआई और एनिमेशन, जो आप कह रहे हैं कि लाइव एक्शन में हम नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, एनिमेशन में हम कर सकते हैं। एनिमेशन से एआई नो डाउट बेहतर है, मगर कॉस्टली भी है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये कंपैरेबल कुछ लेवल्स पर है, एआई और एनिमेशन कुछ लेवल्स पे कंपैरेबल नहीं है। दोनों की अपनी प्रोज हैं, अपनी कॉन्स हैं। हमारा ये कहानी कहने का ज़रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की काबिलियत एआई हमारे स्टोरी टेलर्स और विजन को देता है, जितने कम टाइम में ये पॉसिबल हो सकता है, वो शायद एनिमेशन नहीं दे पाएगा। आपको लगता है टाइम एनिमेशन में ज़्यादा लगता है अगर जी ज़रूर, compared to AI? जी ज़रूर। और ये ह्यूमन कैपेबिलिटी की बात नहीं है, ये प्रोसेसिंग पावर की बात है। दूसरा, एनिमेशन में
हनुमान जी की कहानियाँ ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। हम चाहते थे कि हम इसी इटर्नल कहानी को एक नए रूप में एक बड़ी ऑडियंस के सामने जितना जल्दी हो सकता है लेकर आए। इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये कहानी को बनाने का जिम्मा लिया है। ओके एक और चीज़ जो मैं पूछूं कि अभी मुझे लगता है कि अभी जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं अभी थोड़ी कॉस्टली होगी नो डाउट, बट मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वो और सस्ता होता जाएगा। होना शुरू हो गया है ऑलरेडी हो गया ये होना शुरू हो गया है किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह ये। और अगर आप आज नहीं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सपोर्टर और बिलीवर बहुत सालों से हूँ, और मैं आपको ये अगर कहूँ कि आप जाकर 4 या 5 साल पहले के जो फॉरवर्ड थिंकर्स थे एआई पे, अगर आप उनसे बात करें तो उनका विज़न हमेशा यही कहता था कि एआई, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल अगर आप लें तो जिस तरीके से बिजली दुनिया में आई वो इसलिए पॉपुलर नहीं हुई कि बिजली की सिर्फ ज़रूरत थी लोगों को, वो इसलिए पॉपुलर हुई कि बिजली आम आदमी के पास आ गई, एक करेक्ट कॉस्ट में आ गई। तो जिस तरीके से एआई की एक्सेस बढ़ेगी और प्राइस गिरेगा, एआई हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन चुका है, चाहे हमें पता हो कि नहीं। आप जो टेलीफोन यूज़ करते हैं उसमें अगर वो आपको ऑटो टाइप बताता है तो वो एआई है जी। अगर आप अपने घर के एक डिवाइस को अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एआई है। यहाँ सिर्फ डिग्रीज बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में करोड़ों लोगों के हाथों में जाएगी, इसका दाम गिरता जाएगा, यूसेज कॉस्ट गिरती जाएगी, तो उससे और एक्सपेंशन और एडवांसमेंट होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने ये मीडियम चुना है, ये टेक्नोलॉजी चुनी है इस कहानी को कहने के लिए। राइट अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये तीनों चीज़ लाइव एक्शन, एनिमेशन और एआई बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हनुमान का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है? ये आप क्या बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मैं हनुमान का एग्जांपल अगर आप सेम स्क्रिप्ट लेकर बनाएं तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप प्रोडक्शन विजन क्या है। अगर आप लाइव एक्शन में जाते हैं तो उसकी एक अपनी अपील है, और ऐसी कमाल की कहानियाँ बनी हैं और आगे भी बनेंगी, जिसमें लाइव एक्शन इन कहानियों को बहुत अच्छी तरह से कहेगा, एनिमेशन इन कहानियों को बहुत अच्छी तरह से कहेगा। ये एक कंफर्ट है और एक एस्पिरेशन है कि क्या टेक्नोलॉजी लेके ये कहानी कही जाए, ये कंपेरेबल नहीं है। लाइव एक्शन के अपने एडवांटेजेस होते हैं, वहाँ ह्यूमन इमोशंस जो हैं एक तरीके से पोर्ट्रे होते हैं, जो कैरेक्टर्स प्ले किए जाते हैं वो एक्टर्स की अपनी फॉलोइंग होती है, अपना तरीका होता है उन कैरेक्टर्स को प्ले करने का। एनिमेशन में आप एक अलग तरीके से वो कहानी कहते हैं, उसमें कुछ जो टेक्निकल डिटेलिंग होती है वो ऑब्वियसली एआई से कम होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मानने में जो एक मेजर रीज़न है इस टेक्नोलॉजी को चुनने का, विजय और मेरा ये मानना है कि जो एआई कैपेबिलिटी इस वक्त विजय की टीम के पास है वो इस कहानी को कहने में बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ला सकते हैं। गैलरी 5 आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। जी लेकिन मैं जो ये सवाल पूछा है इसलिए पूछा कि आप सब एक तरह से फिल्म मेकर्स ही मैं बोल सकता हूँ, और फिल्म मेकिंग जो है वो पूरा एक बिजनेस है, बिजनेस मॉड्यूल है कि हम कितना पैसा लगाएंगे, कितना पैसा थिएटर से निकलेगा, कितना ओटीटी से निकलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा सवाल था कि ये जो तीनों चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस को एआई कैरेक्टर्स की आदत डलवाना भी मुझे लगता है कि एक वक्त लगेगा उसमें। प्रशांत जी, उसमें मेरा मानना है कि ऑडियंस कहानियाँ देखती है, ऑडियंस कैरेक्टर समझती है, सेंटिमेंट समझती है, और अलग अलग रीज़न से, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो टाइम पास हो, चाहे वो भक्ति हो, अलग अलग रीज़न से वो अपना टाइम और पैसा एक फिल्म को देते हैं। ऑडियंस के लिए कहानी कैसी कही गई है, किस क्वालिटी में कही गई है, वो ज़रूरी है। वो लाइव एक्शन है कि एनिमेशन है कि एआई है, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। मैं आपको एक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जी। मैं जब छोटा था, मेरे टॉप 10 फेवरेट पीपल में से 5 WWE रेसलर थे।
उनमें से किसी की भी ज़िंदगी सही नहीं थी। जो वो अभी मार्क कैलवे है उसका नाम, मैं उसको अंडरटेकर के नाम से जानता हूँ। मेरे को अंडरटेकर का कैरेक्टर अच्छा लगा। हम आयरन मैन देखते, जब हम छोटे थे कैप्टन प्लैनेट अगर बोलता था कि प्लास्टिक इज़ बैड, हम मानते थे। तो हम कहानियाँ में लोगों को चुनते हैं, वो माध्यम नहीं चुनते। जी। आज जैसे बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती हैं, इनसाइड आउट देख लीजिए। मैं मेरे बच्चों को इनसाइड आउट दिखाने क्यों ले जाता हूँ? इमोशंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप पूरा देखिए, आप सिर्फ हिंदी टीवी सोप ऑपरा देखिए, सब आज जब स्मृति ईरानी जी वापस आई हैं, बावन इतनी बड़ी क्यों हुई है? क्योंकि तुलसी ईरानी एक कैरेक्टर था। तो लोग कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं और उसी जहन में वो कैरेक्टर किसी भी तरह भी सर्व हो। मैं आपको अगर मेरा जीके थोड़ा कम होगा इस मामले में, अगर तकरीबन 3 या 4 लोगों ने हल्क प्ले किया होगा जी, मुझे शायद एक ही एक्टर का नाम याद है, लेकिन मुझे हल्क याद है। सही बात है, बिल्कुल सही। कितने लोगों ने बैटमैन प्ले किया है? राइट। कितने लोगों ने सुपरमैन प्ले किया, Right. लेकिन आपको सुपरमैन याद है। Right. तो ये जैसे एनिमेशन जब आया था तब आपको लग रहा था कि आप कार्टून को फॉलो करोगे, पता नहीं उस समय शायद लोगों को नहीं लगा था। जो आप आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद 40 साल पहले लोग मिकी माउस के बारे में पूछ रहे होंगे, राइट? लेकिन आप फॉलो करते थे। हम WWE को फॉलो करते हैं। आज जब हल्क होगन मरे, हम सबको बुरा लगा, राइट? वो सही मायने में कैसे थे किसी को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से लोग कहानियाँ पकड़ते हैं, कहानियाँ को माध्यम नहीं। जी जी। एक और बड़ा सवाल इसमें आता है, एथिकल और अनएथिकल यूज़। जी। अनएथिकल यूज़ हम कह सकते हैं, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल जो रांझना को लेकर था, और उसके अलावा और एक स्टेप और 2 स्टेप आगे और जाएं तो आगे बात ये भी चल रही है कि जो एक्टर्स हैं उनके राइट्स लेके AI अवतार उनके डिज़ाइन किए जाएं और उन पर फिल्में बनाई जाएं, उनसे फिल्में बनाई जाएं। आई डोंट नो वो कितना कारगर साबित होगा, वो आगे की बात है। सो एथिकल और अनएथिकल यूज़ को लेके आपका क्या कहना है? जैसे एग्जांपल हमारे सामने रांझना का भी। एथिकल और अनएथिकल यूज़ किसी भी टेक्नोलॉजी का होता है, किसी भी क्रिएशन का हो सकता है। एथिकल और अनएथिकल यूज़ सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का ही एक डिबेट पॉइंट नहीं है। एथिकल और अनएथिकल यूज़ मेडिकल साइंस में भी डिबेटेबल है, दवा के ऊपर डिबेटेबल है। एथिकल और अनएथिकल यूज़ मीडिया के ऊपर डिबेटेबल है, न्यूज़ के ऊपर डिबेटेबल है। आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म किस तरीके से अपने दर्शकों को एडिटोरियल पेश करता है, उस पे भी उठाने वाले एथिकल और अनएथिकल क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकल यूज़ या अनएथिकल या मिसयूज़ बताने की जिम्मेदारी सबसे पहले तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अकेली की नहीं है। ये मैं एक पहली चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री को लेकर जो ये डिबेट्स को लाइमलाइट दी जाती है, इसको थोड़ा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। दूसरा, पहले बात आती है क्रिएटर इंटेग्रिटी की, पहले बात आती है मॉरली एथिकली राइट या रॉन्ग की, कि एक क्रिएटर जो एक कहानी बनाता है उसका विजन किस मायने में सच्चा रखा जाता है, इंटीग्रेटेड रखा जाता है, और कहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और किन कारणों से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसको समझना ज़रूरी है। मेरा स्टांस इसमें हमेशा ये रहा है कि जहाँ अच्छा यूज़ है वहाँ मिसयूज़ भी होता है जी। ये यूज़ करने वाले के हाथ में है कि वो उस टेक्नोलॉजी को या तो एक फोर्स मल्टीप्लायर फॉर पॉजिटिविटी यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है फॉर लिमिटेड सेल्फिश एडवांटेज। AI में ये प्रोनाउंस्ड इसलिए है क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक यूज़ है, डेमोक्रेटाइज्ड यूज़ है। इसका कंट्रोल किसी एक सिंगुलर पावर के पास नहीं है। अगर आज आपके पास एक डिवाइस है, आपके पास प्रोसेसिंग पावर है और आपके पास कॉमन सेंस प्रॉम्प्ट तक लगाने का दिमाग है, तो AI आपके लिए भी एक टूल बन के यूज़ हो सकती है।
तो आई थिंक ये नज़रिए की बात है, ये ऑब्जेक्टिव की बात है कि वो यूज़ कैसे होता है। एक स्पेसिफिक केस में जहाँ एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक क्रिएटर के विजन को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वो फंडामेंटली गलत इसलिए नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से उसको किया गया है, वो फंडामेंटली इसलिए गलत है अगर उस क्रिएटर के सहमति के बिना किया गया। जी पायरेसी के इक्वल ना सर। जी। पर पुराने ज़माने में लोग सेलिब्रिटीज़ का फोटो यूज़ करते थे उनके अप्रूवल के बिना। अभी भी करते हैं, आप यूपी में जाएंगे आप समझे? वो बार्बर तो शॉप अभी- पे नजर आ जाएंगे। तो अभी ये देख, हाँ, लाइक विक्रम वाज सेइंग, ये थोड़ा स्केल बड़ा हो गया है, जी बस बात उतनी है। राइट। लेकिन अगर हम जो आपका ये मीडिया नेटवर्क है, इसमें और भी जैसे मैं उसमें पढ़ रहा था कि त्रिलोक जो आपका बैंड है वो म्यूजिक करेगा जी। तो ये और इन्फ्लुएंसर्स भी मैं पढ़ रहा था। सो अगेन जैसे हम बात करते कि ज़रूरत महसूस होती है, सो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिल्म का मुझे समझ में आता है, इन्फ्लुएंसर्स हैं या बैंड हैं, उसका मुझे आप थोड़ा सा और बताएंगे कि क्या ज़रूरत उनकी महसूस होती है। मैं म्यूजिशियन हूँ सर। जी फिर ठीक है, मैं फिर समझ गई। मैं म्यूजिशियन हूँ। मेरा बैंड हैवी मेटल बजाता था। अच्छा। अगर मैं हिंदी गाने बजाता तो शायद मेरी माँ हमेशा मेरे को बोलती थी कि भाई हिंदी में गाओ, पैसे बनेंगे, अंग्रेज़ी में गाओगे कूल बनोगे, ज़िंदगी में पैसे नहीं बनेंगे। तो मैंने म्यूज़िक 17 साल पहले छोड़ी। त्रिलोक एक तरह से मेरी आवाज़ है। अच्छा। देवव्रता घोष जो मेरे टीममेट हैं, जो त्रिलोक के पीछे एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, वो किसी भी बाकी म्यूज़िक प्रोड्यूसर से अलग नहीं है। तो आप जो त्रिलोक की आवाज़ सुन रहे हो उसमें भाव हमारा है। तो ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के प्रॉम्प्ट दे के गाने बना रहे हैं। ऑर्केस्ट्रल क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग सेक्शन में क्या जाना चाहिए, कहाँ ऑक्टेव ऊपर जाना चाहिए, कहाँ नासिक ढोल होना चाहिए, कहाँ परकशन होना चाहिए, कहाँ जेम्बे होना चाहिए, कहाँ पर ड्रम्स होना चाहिए, कहाँ पे ऑर्गन्स होने चाहिए। तो ये सब हम टेक्निकली जानते हैं। ये पहले लाइव रिकॉर्डिंग होता था, फिर सैम्पल्स होने चालू हो गए, आपने म्यूजिशियंस की नौकरी ले लिया। पहले जब पुराने ज़माने में हिंदी पिक्चरों में आप स्टूडियोज़ के ऊपर स्टूडियोज़ वायलिन बुक कर सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिक। आज आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जो सिर्फ वो उठा लेगा। इसमें क्या फ़र्क है सर? तो मेरे हिसाब से ना, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एआई का बड़ा हवा बना रखा है। टेक्नोलॉजी, मैं आज अगर 30 गाने डालूं जो धार्मिक हो, जो मेरे लिए सुबह भक्ति हो, या जो मैं डांस कर पाऊँ, लेकिन अगर मेरा क्रिएटिव विजन आ रहा है, अगर मैं गा नहीं सकता लेकिन मैं अपने थॉट को क्रिएटिव के थ्रू कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से उसमें कुछ गलत नहीं है। राइट। तो अगर आप वैसे तो फिर म्यूज़िक सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ करने चाहिए, स्टूडियो टूल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, फिर म्यूजिशियंस को डब कराइए लव। तो वो तो शुरू से है ना सर। कोडैक तो बंद हो गया ना आईफोन के बाद। तो सीधी सी बात वही है कि हर एक, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्रिएट व्हाट एम आई एनेबलिंग विद त्रिलोक। 3 बच्चे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो अपने गाने सुन रहे हैं। क्या उन 3 बच्चों के गाने आप यूट्यूब में ऐसे ही सुनते? शायद नहीं। तो मेरा सीधा है कि ये और लोगों को पावर करेगा। नए मोनेटाइजेशन स्ट्रीम्स होंगे, जैसे 10 साल पहले OTT राइट्स नहीं थे, तो आप सिर्फ सैटेलाइट म्यूजिक और थिएटर, आज एआई राइट्स होंगे, है ना? तो आज अगर मैं आपका लाइकनेस यूज़ करूं, वो मेरे लिए एज अ क्रिएटर एक और मोनेटाइजेशन है। तो मैं अपने क्रिएटर्स और टैलेंट को भी बोलता हूँ, एआई दुश्मन नहीं है, एआई एक मौका है। या तो ट्रेन में घुसते हैं या तो गाड़ी निकल जाएगी। और अगर हम वो, आपने पहले भी ये सवाल पूछा था, अगर हम इस विजन को एक फास्ट और इकोनॉमिकल तरीके से लाइव कर सकते हैं तो इसमें क्या गलत है? आपने शुरू में कहा कि एंटरटेनमेंट बिजनेस एक बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस है। उस बिजनेस को अच्छी तरह
निभाने के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए अगर आज मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो मैं क्यों नहीं यूज़ करूँगा। इस पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हुआ है, जी, ठीक है जी। लेकिन जब फिल्मों की बात चली, अभी हाल में एकेडमी अवार्ड्स में एक फिल्म थी जिसमें कहा गया कि ये एआई से इस्तेमाल हुआ है, प्रोड्यूसर को आगे बढ़ के बोलना पड़ा कि भाई बहुत कम इस्तेमाल हुआ है या कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं, भाई एआई भी एक टेक्नोलॉजी है। आप अगर एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, आप वॉयस लगा के करें या बिना लगाए करें, उसका फील क्या आ रहा है स्क्रीन पे, वो मायने रखता है। तो उसमें एक एकेडमी जैसा जो कहूँगा मैं ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या अवार्ड्स हैं, उनको क्या दिक्कत हो सकती है? शायद ऐसे और भी लोग हों जिनको ऐसे दिक्कत हो। वो उनके अपने नॉर्म्स हैं, देखिए उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिस पर वो इवैल्यूएट करते हैं। वो भी अब चेंज होंगे शायद, वो देखिए उनके ऊपर है। बट जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक ओलंपिक गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स में एक मापदंड रखा जाता है एक एथलीट की परफॉर्मेंस का और उसकी ट्रेनिंग का, और क्या गया है वो एथलीट को उस लेवल पे परफॉर्म करने के पीछे। राइट। वो डोपिंग क्यों नहीं अलाउ करते? इसी तरह अब मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ कि एक एनहांस्ड गेम्स बोल के कंपटीशन शुरू हो रहा है जहाँ ये सब अलाउड है। तो वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं जहाँ एनहांसमेंट टू योर फिजिकल प्रोवेस टू कम्पीट इन स्पोर्ट अलाउड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मैं एथलीट नहीं हूँ, मेरा बिजनेस एथलेटिक्स का नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अगर टेक्नोलॉजी को एनेबल करते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। इंडस्ट्री किस तरह से ले रही है? अगर आप इसी इंडस्ट्री में हैं, काम करते हैं लोगों के साथ, उनका एक्सेप्टेंस कितना है? सर मेरे हिसाब से ये बाइपोलर है अभी के लिए। मेरे हिसाब से ये ऊपर नीचे जाता है। आई थिंक लोगों का देखने का जरिया अलग है। जैसे विक्रम सर ने भी पहले बोला कि नोबडी लाइक्स चेंज, है ना। बर्ताव लाने में, बर्ताव सहन करने में और बर्ताव जीने में अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। राइट। तो अभी मेरे हिसाब से शॉक एंड ऑफ बहुत है इसमें। हमने एक तरफ से एक स्टैंड लिया है कि हम दुनिया बढ़ा रहे हैं, और अगर आप एवोल्यूशन की बात करो तो हम एक नेचुरल प्रोग्रेशन में जा रहे हैं। ये विक्रम मल्होत्रा और विजय सुब्रमण्यम का लॉ नहीं है, ये दुनिया में चल रहा है। हम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। क्या हम इस प्रगति को रोक सकते हैं? आंसर है नहीं। अब वो आपके नज़रिया है, वो आपका नज़रिया है, आप किस तरह से देखें। इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। आज तो पैन इंडिया बोल के कुछ नया है। अगर आप साउथ में जाएं वो बोलेंगे कि बस पैन इंडिया, हम रीजनल क्यों हैं। तो ऐसे तो इंडस्ट्री का बॉम्बे का अलग नज़रिया है, तेलुगु का अलग नज़रिया है, तमिल का अलग नज़रिया है, सबका अलग अलग नज़रिया है। राइट। कुछ साल पहले हमारे फिल्म मेकर्स फिल्म पे शूट करते थे। जब दुनिया की बड़ी बड़ी नामी कंपनियां फिल्म नेगेटिव्स बनाते थे, वहाँ से हमारी पूरी फिल्मिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल हो गई, चेंज हो गया सब। चेंज हो गया। क्या इस चेंज को टॉप फिल्म मेकर्स ने रेजिस्ट किया था? बिल्कुल किया था। बिल्कुल किया था। उसी हिसाब से क्या दुनिया के कुछ कंपनीज खत्म हो गई। कंपनीज खत्म हो गई, क्या दुनिया के कुछ टॉप फिल्म मेकर्स ने इस चेंज को एक्सेप्ट किया था? तहे दिल से किया था। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि वो चेंज डिजिटल पर शूट करना फिल्म के शूट करने के मुकाबले में क्यों प्रचलन बन गया है? क्यों हर फिल्म मेकर आज डिजिटल पर शूट करना चाहता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनके हाथ खोल दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। यही एग्जाम्पल को अगर मैं एआई की तरफ लेकर आऊं और बोलूं ये वही अर्ली स्टेजेस हैं, शायद ये टेक्नोलॉजी डिजिटल और फिल्म से बहुत बड़ी है, लेकिन इसका प्रपोर्शन वही है, इसकी चाल वही है।
जब एआई मेन स्टे हो जाएगा तो आप सोचिए वही क्रिएटर्स क्या अचीव कर पाएंगे। ये पूरा मुद्दा है। मुद्दा रेजिस्टेंस का है, मुद्दा एक्सेप्टेंस का है, और ये आते आते जब आएगी ये नया प्रचलन बन जाएगा, ये नया न्यू नॉर्मल है ये। राइट, बट मुझे बताइए, हनुमान जो है कल को वो एक हिट फिल्म बन जाती है और हनुमान 1, 2, 3 हो सकता है आप ही बनाए, लेकिन कोई और एजेंसी या कोई और मीडिया हाउस कहे कि भाई आपका कैरेक्टर हमें लेना है, जैसा कि कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क में होता है, तो क्या वो पॉसिबल होगा? मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये है कि अभी आप दोनों If मिलके there- हनुमान बना, एक और कोई एक partner हनुमान आ गया। एक्चुअली एक कैरेक्टर हो गया ना आपका। अब आपने कहा 2 फिल्में बनाने के बाद कि अब ठीक है मैं कुछ और बनाऊंगा, कोई और आउटसाइड प्रोडक्शन हाउस वो बोलता है कि यार ये कैरेक्टर मैं लेना चाहता हूँ आपसे, तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ इस पे फिल्म एक और, तो एक तरह से एक्टर हो गए जैसे- भगवान कोई ले नहीं सकता आपसे। नहीं नहीं नहीं, भगवान- वो जो आपने डिजाइन किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात होगी कि अगर हमने एक कहानी कही है और वो कहानी दर्शकों को पसंद आई है और कोई उस कहानी को जिस तरीके से हमने कहा है आगे ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर। और जहाँ तक बात हनुमान जी की है, लाखों करोड़ों कहानियाँ बनी हैं। उसको इस तरह से लीजिए जैसे कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क के पास बहुत सारा टैलेंट भी है, ऐसे ही एआई टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी है, आज तो हमने वो भी चालू कर दिया, हमारे पास एआई टैलेंट नहीं सर। ऑब्वियसली अगर और लोग आके हाथ जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ इसको और बड़ा करने में और विशाल करने में, तो हम ना क्यों बोलेंगे। लेकिन वो टाइम की बात है। आज की तारीख में विक्रम और आए हमको सिर्फ एक संपूर्ण हनुमान बनाना है, चिरंजीवी हनुमान बनाना है, और हमारा पूरा फोकस अभी स्टोरी में है, स्क्रिप्ट में है, टेक्नोलॉजी में है। बेंगलोर में तकरीबन 50 लोग बैठकर ये दिन रात इस चीज़ को काम कर रहे हैं। कोने कोने से बच्चे आए हैं इस पे काम करने के लिए। तो अभी हमारा पूरा फोकस इसको बनाने में। अच्छी बात है, हनुमान जी आपको आशीर्वाद जय दें। बजरंग लेकिन बली। जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि हमने बात की कि किस तरह से हनुमान या कोई और जो कैरेक्टर्स हैं उन पे फिल्में बनेंगी। पिछले कुछ वक्त से जो सिनेमा है, जो इंडियन सिनेमा है, वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम कहते हैं पैन इंडिया है तो ये चलता है, वो चलता है, और अभी कुछ वक्त से हम देख रहे हैं माइथोलॉजिकल फिल्म्स बहुत चल रही हैं। हाल ही में चाहे हम नरसिम्हा की बात करें या और फिल्मों की भी बात करें, और बन रही हैं, चलने के अलावा बन भी रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मूड ऑफ द कंट्री और सोसाइटी, अभी कुछ वक्त पहले भी मैं किसी से बात कर रहा था कि बदला है, जो अचानक 2000 से पहले फिल्में आनी बंद हो गई थी इस तरह की, और फिर से एक शुरू हो गया। कन्फ्यूजन मैं हमेशा कहता हूँ ऑडियंस के मन में नहीं है, कन्फ्यूजन हम क्रिएटर्स के मन में है। कन्फ्यूजन इंडस्ट्री में है ज़्यादा करके। ऑडियंस बड़ी क्लियर है कि उनको अपना समय और पैसा क्या कहानी देखने के पीछे लगाना है। अगर आज उनको एक छोटे गांव की, छोटे शहर की कहानी देखना पसंद है, जो उनको ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये जाया जाए थिएटर में देखने के लिए या इसको घर पे बैठकर 8 घंटे बिंज वॉच किया जाए, तो वो अपना टाइम और पैसा उसके पीछे खर्च करेंगे। अगर आज उन्हें लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान के कल्चर से, हिंदुस्तान के हेरिटेज से निकली हुई कोई कहानी थिएटर में जाकर देखनी है, तो वो देखेंगे। कितनी कहानियाँ हैं जो पहले कही नहीं जाती थी, जो हम अपनी दादी नानियों से सुनते आते थे, वो कहानियाँ वहाँ खो रही थी। वो कहानियाँ आज बड़े पर्दे पर आती हैं। जैसे आप अगर महाअवतार नरसिम्हा की कहानी देखें, तो नरसिंह भगवान की कहानी मैंने अपनी नानी से सुनी है, अपनी माँ से सुनी है। वो कहानी बड़े पर्दे पर आ रही है, ये मैं जाकर देख कर आया हूँ, फिर मैं क्यों नहीं उससे पहले देखूंगा? एक्चुअली अगर आप इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री देखें तो शुरुआत तो वहीं से हुई है, इन्हीं फिल्मों से हुई है। दूसरी तरफ कुछ साल पहले आई हैड द गुड फॉर्चून टू मेक अ फिल्म ऑन शकुंतला देवी, उसके पहले ऑन मिल्खा सिंह जी। अब ये हमने एक फिल्म बनाई एयरलिफ्ट, जो एक 1991 के सिविलियन इवैक्यूएशन के ऊपर थी, जो बाकियों को छोड़िए मॉडर्न इंडिया को नहीं पता थी, हमें नहीं पता थी वो कहानियाँ। तो ऐसी कहानियाँ आज हम कह पा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस देखना चाह रही है। तो आई थिंक
ऑडियंस बहुत क्लियर है कि उनको अपना टाइम कहाँ लगाना है, अपना पैसा कहाँ लगाना है, और जितनी नई कहानियाँ होंगी, जितनी नई किस्म की और नई तरीके की कहानियाँ हम लाएंगे, उतना ही ये मार्केट बढ़ता जाएगा। राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने Thank के you, लिए। sir. ऑल द बेस्ट फॉर हनुमान। हनुमान जी आशीर्वाद दें ताकि Thank you 1 very 2 3 much. बने। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।